हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का संपूर्ण जीके जीएस चैनल पर। साथियों, अभी के क्लास में हम लोग देखेंगे बिहार एसएससी जो कि इंटर स्तरीय की भर्ती आई हुई है 2024 में। इसका सारा प्रोसेस खत्म हो जाने वाला है, आप सभी को अच्छे से पता होगा। तो इसका हम लोग जो तैयारी है जीरो लेवल से एक अच्छे स्तर तक ले जाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, अभी के क्लास में हम लोग देखेंगे रुक्मणी पब्लिकेशन का ये बुक है जो कि टेस्ट सीरीज है विथ डिस्कशन के साथ, और हम लोग भी इस क्लास को डिस्कशन के साथ ही कंप्लीट करते हैं। डेली हम लोग एक एक प्रैक्टिस सेट को कवर करते हैं ताकि एग्जाम आने से पहले बहुत सारे बुक्स को करा पाए और आप लोगों की तैयारी जो है बहुत ही अच्छे स्तर तक लेकर जा पाए। तो अभी के क्लास में हम लोग देखेंगे 50 नंबर प्रैक्टिस सेट जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और इससे पहले हम लोगों ने 14 प्रैक्टिस सेट्स को कंप्लीट किया है। और ये जो बुक है रुक्मणी पब्लिकेशन का, इसका हम लोगों ने एक और बुक कंप्लीट किया है। रुक्मणी पब्लिकेशन का ही क्वेश्चन बैंक था, ठीक है। रुक्मणी पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक बीएससीसी के लिए हम लोगों ने उसका कंप्लीट कर लिया है। तो जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं, एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग एक बार जरूर जाएं। वहां पर सारा लिंक, पहले के वीडियो का सारा लिंक दे दिया गया है। आप लोग पहले के सारे क्लासेस को वॉच करिए और अपने तैयारी को जीरो लेवल से एक अच्छे स्तर तक लेकर जाइए। तो देखिए, अभी के क्लास में हम लोग चलिए देखते हैं 50 नंबर प्रैक्टिस सेट जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए तो देखिए, हम लोग का पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें, ठीक है। तो देखिए, घटना क्या कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931, ठीक है। और दूसरा नंबर राजगुरु की फांसी, तीसरा गांधी इरविन समझौता। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों का हो जाएगा गांधी इरविन समझौता। इसको क्या कह रहा है कि इसको सही कालानुक्रम के अनुसार अरेंज करना है, मतलब कि सबसे पहले कौन हुआ है, सबसे लास्ट में कौन हुआ है, इसको अरेंज करना है। तो पहले नंबर पर आपका हुआ था गांधी इरविन समझौता हुआ था। ये कब हुआ था, तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। कब हुआ था, नोट कर लीजिए बच्चे, 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता। और राजगुरु की फांसी जो है यह आप लोगों की हुई थी 23 मार्च 1931 को। कब राजगुरु की फांसी जो है कब हुई थी, तो 23 मार्च 1931 को। और लास्ट में हम लोग का बच रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन। तो ये जो है आप लोगों का हुआ था 29 मार्च 1931 को। तो देखिए, अरेंज हो गया ना आप लोगों का। पहले नंबर पर आ गया गांधी इरविन समझौता, दूसरे नंबर पर राजगुरु की फांसी, तीसरे नंबर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, 3 2 1 राइट आंसर हो गया। सही तरह से यही अरेंज हो जाएगा आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन का रहा है सामुदायिक विकास कार्यक्रम में विकास के कितने प्रकार के तत्वों को शामिल किया गया है। तो कितने तत्वों को शामिल किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 प्रकार का। ऑप्शन नंबर सी ए हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ठीक है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम में 5 प्रकार के विकास तत्वों को शामिल किया गया है। और आप लोग अगर उसका नाम नोट करना चाहते हैं तो सभी प्रकार के तत्वों का नाम नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए नाम नोट करिए, हम बोल दे रहे हैं। पहला नंबर पर हो जाएगा भौतिक, दूसरे पर वित्तीय, तीसरे पर मानवीय, चौथा सामाजिक और पांचवा हो जाएगा पर्यावरणीय, ठीक है। चलिए फिर से बोल दे रहे हैं, आप लोग नोट करिएगा बच्चे। इंपॉर्टेंट ये सारे पॉइंट्स रहते हैं, नोट करिएगा तो ही जाकर अच्छे से तैयारी हो पाएगी, ठीक है। वो 5 प्रकार के जो तत्व हैं उनके नाम आप लोग नोट करिए, भौतिक, वित्तीय, मानवीय, सामाजिक एवं पर्यावरणीय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और आप लोग एक पॉइंट याद रखिएगा कि 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया था, ठीक है। ये जो है ना सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ये कब चलाया गया था, अगर ये पूछ दे तो इसको भी नोट कर लीजिएगा डेट को, 2 अक्टूबर 1952 को, ठीक है। 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ग्राम सभा एक गांव से सभी लोगों की आम सभा है, ठीक है। ग्राम सभा एक गांव के सभी लोगों की आम सभा है जिन्होंने, ठीक है, जिन्होंने डैश वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है। तो जिन्होंने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ग्राम सभा एक ग्राम के सभी लोगों की आम सभा है, ठीक है। और जिन्होंने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है उनके लिए है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत के संविधान के किस भाग में पंचायतों के लिए प्रावधान किया गया है, ठीक है। भारत के संविधान के किस भाग में पंचायतों के लिए प्रावधान किया गया है, तो आप लोग का इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 9 हो जाएगा, ठीक है। भाग 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत के संविधान के भाग 9 में पंचायतों के लिए प्रावधान किया गया है। और भारतीय संविधान का जो भाग 4 है, ये देखिए भाग 9 तो आप लोग का इसका आंसर हो गया, मगर ये जो भाग 4 है, ये भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, ठीक है। और उसके बाद क्या बच रहा है, भाग 3 है, तो भाग 3 को भी आप लोग नोट कर लीजिए कि मौलिक अधिकार से संबंधित है, ठीक है। भारतीय संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार से संबंधित है। फिर क्या बच रहा है, भाग 9A। तो भाग 9A जो है यह नगर पालिकाएं से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 9A नगर पालिकाएं से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
कि निम्न में से कौन सा भारत का पहला राज्य है जिसने पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण किया है। तो कौन सा ये राज्य है? तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा राजस्थान है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर क्वेश्चन का रहा है सल्तनत काल में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है, दर्जा दिया गया था सल्तनत काल में किस भाषा को राजभाषा यानी कि स्टेट लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फारसी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। सल्तनत काल में फारसी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर फारसी। और सल्तनत काल एवं मुगल काल में सरकारी भाषा फारसी थी। इसको याद रखिएगा, सल्तनत काल में और मुगल काल में दोनों के जो काल में है सरकारी भाषा जो है वह फारसी ही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ईरानी पद्धति सिजदा की शुरुआत की। तो किसने की? तो बलबन ने की। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। बलबन ने ईरानी प्रथा सिजदा एवं पाबोस को प्रारंभ किया, जिसके तहत दरबार में सिर झुकाकर आना एवं घुटने के बल बैठकर सुल्तान के चरण चूमना उस वक्त अनिवार्य किया गया था इसको। ठीक है, फिर से आप लोग पढ़ लीजिए, बहुत ही अच्छा पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बोल दे रहे हैं आप लोग, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, पहले क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा था, ईरानी पद्धति सिजदा की शुरुआत की किसने की? तो बलबन ने की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट कर लीजिए कि इसमें क्या क्या होता था। तो बलबन ने ईरानी प्रथा सिजदा एवं पाबोस को प्रारंभ किया। ठीक है, किसको? बलबन ने सिजदा एवं पाबोस को प्रारंभ किया, और जिसके तहत दरबार में सिर झुका करके आना और घुटने के बैठ से, ठीक है, घुटने के बल से बैठ करके सुल्तान के चरण चूम करके जाना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। तो किसके की थी? तो हरिपुर। ऑप्शन नंबर हरिपुरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है, हरिपुरा अधिवेशन होगा आप लोगों का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता जो है सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हरिपुरा। और देखिए हरिपुरा का अगर क्या बोलते हैं, अगर ईयर पूछते तो आप लोग याद रखिएगा 1938। ठीक है, और आप लोग और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि हरिपुरा और त्रिपुरी, ठीक है, हरिपुरा और त्रिपुरी ये दोनों की जो है अध्यक्ष कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस थे। हरिपुरा और त्रिपुरी भी अगर ऑप्शन में रहता तो आप लोग को दोनों मारना पड़ता। त्रिपुरी के भी अध्यक्ष कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है तो ऐसी स्थिति कहलाती है। जब चंद्रमा जो है पृथ्वी के सबसे नजदीक होती है तो ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है? तो ऐसी स्थिति को उपभू कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चंद्रमा का पृथ्वी के निकट होना यानी कि उपभू एवं दूर होना को अपभू कहते हैं। ठीक है, पास होने को क्या कहते हैं? उपभू, और दूर होने को क्या कहते हैं? अगर यहाँ पर दूर का रहता तो दूर को कहते हैं अपभू। ठीक है, ऑप्शन नंबर आप लोग का डी हो गया क्योंकि पास का पूछ रहा था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर उपभू। और पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण ही दिन रात होता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण दिन और रात होता है, और पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण मौसम में परिवर्तन होता है। ठीक है, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण दिन और रात होता है, पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण जो है मौसम में परिवर्तन होता है, और सूर्य के साथ पृथ्वी का झुकाव बदलता रहता है, जिसके कारण दिन रात की लंबाई में अंतर पड़ता है। ठीक है, सूर्य के साथ पृथ्वी का जो झुकाव है वह बदलता रहता है, जिसके कारण दिन और रात की जो लंबाई और अंतर है, लंबाई कम हो जाती है। कभी देखते हैं कभी दिन बड़ा हो गया, कभी रात बड़ा हो गया, ये सब इसी के कारण होता है। और चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बिम्स्टेक का सदस्य है? कौन सा बिम्स्टेक का सदस्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर श्रीलंका है। श्रीलंका जो है वह बिम्स्टेक का सदस्य है, सॉरी बिम्स्टेक का श्रीलंका सदस्य है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। और बिम्स्टेक में 7 सदस्य देश हैं। बिम्स्टेक में 7 टोटल सदस्य देश हैं। उन सभी के नाम आप लोग नोट करिए, बोल रहे हैं आप लोग, चलिए नोट करिए। बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। ठीक है, बिम्स्टेक के 7 सदस्य देश के नाम नोट करिए, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। और 2004 में जो है नेपाल और भूटान को जो है बिम्स्टेक में शामिल किया गया था, ये भी याद रखिएगा। 2004 में नेपाल और भूटान को बिम्स्टेक में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन का रहा है, 2002 में पद्मश्री और 2013 में पद्म भूषण से सम्मानित शास्त्रीय नृत्यांक, ठीक है, शास्त्रीय नृत्यांगना
सरोजा वैद्यनाथन किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी जिनका हाल ही में 21 सितंबर 2023 को दिल्ली में निधन हो गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग का भरतनाट्यम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। देखिए 2002 में पद्मश्री और 2013 में पद्म भूषण से सम्मानित शास्त्रीय नृत्यांगना सरोजा वैद्यनाथन जो है भरतनाट्यम से संबंधित थी जिनका हाल ही में दिल्ली में निधन हो गया है। ठीक है, और सरोजा वैद्यनाथन जो है इनका संबंध जो है कर्नाटक से था, इसको याद रखेगा। सरोजा वैद्यनाथन का संबंध कहां से था? तो कर्नाटक से ये संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्वेश्चन का रहा है विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना का निर्णय किस वर्ष ली गई? तो किस वर्ष में ली गई थी? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1994 में ली गई थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक है, विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना का निर्णय जो है 1994 में ली गई थी। और विश्व बैंक और IMF कौन कौन से? तो विश्व बैंक और IMF और विश्व बैंक, ठीक है, कार्य करना 1945 से प्रारंभ किया था। ठीक है, विश्व बैंक और IMF जो है कार्य करने के लिए कब से प्रारंभ हुआ था? तो 1945 से प्रारंभ हुआ था, इसको जरूर याद रखिएगा। विश्व बैंक और IMF जो है यह कार्य करना 1945 से प्रारंभ किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग का, इस साइड हुआ ना? हाँ, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है? अक्षांश का तात्पर्य है। ठीक है, अक्षांश का तात्पर्य है, तो किससे है अक्षांश का तात्पर्य? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्लोब पर विषुवत रेखा के समांतर उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में खींची गई रेखा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ग्लोब पर विषुवत रेखा के समांतर उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में खींची गई रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है, इसको अक्षांश रेखा कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और अक्षांश रेखा जो है पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर खींची जाती है, इसको याद रखिएगा। अक्षांश रेखा जो है, अक्षांश रेखा यह पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है। और अक्षांश रेखा से किसी स्थान का जो है स्थिति का पता लगता है। अक्षांश रेखा से किसी स्थान की स्थिति का पता लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। ठीक है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, और किस तरह से घूमती है ये आप लोग बतला सकते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर पूछते किस तरह से, तो पृथ्वी अपनी धुरी पर जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है और एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। कैसे? तो एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, और यही कारण है कि सूर्योदय पूरब में होता है। यही कारण है कि जो सूर्योदय जो है हम लोग का पूरब में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 50 नंबर क्वेश्चन का रहा है कार्ल मार्क्स किस देश का निवासी था? तो कार्ल मार्क्स जो है यह जर्मनी का निवासी था। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, VBI है, याद रखिएगा। ठीक है, कार्ल मार्क्स जो है यह जर्मनी का निवासी था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कांग्रेस के किस अधिवेशन में पुण्य स्वराज की मांग स्वीकार की गई? तो किस अधिवेशन में की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन 1929 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। लाहौर अधिवेशन 1929 में अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की ओर से पहली बार पुण्य स्वराज की प्रस्ताव को पारित किया था। ठीक है, किसने पारित किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की ओर से पहली बार पुण्य स्वराज की प्रस्ताव को पारित किया था। और इस अधिवेशन में प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, इसी अधिवेशन को प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारत के प्रधानमंत्री, तो क्या हो जाएगा? तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, और अनुच्छेद 75 के आधार पर लोकसभा के बहुमत दल के नेता और को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। ठीक है, अनुच्छेद 75 के आधार पर लोकसभा के बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर क्वेश्चन का रहा है लोकतंत्रात्मक, ठीक है, लोकतंत्रात्मक शासक की सफलता के लिए आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है? तो देखिए शिक्षित जनता, आर्थिक समानता और नागरिक स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। लोकतंत्रात्मक शासन की सफलता के लिए जो है शिक्षित जनता, आर्थिक समानता और नागरिक स्वतंत्रता आवश्यक है। उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, उपयुक्त सभी। और एक पॉइंट याद रखिएगा कि विश्व का जो प्रथम लोकतंत्र देश है वो आप लोगों का यूएस है। कौन सा है?
यूएसए है, ठीक है। विश्व का प्रथम लोकतंत्र देश कौन है? तो यूएसए है। और भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। हम लोग का जो भारत है वह विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 90 नंबर क्वेश्चन का रहा है सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा लिखा गया था? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है यह पुस्तक रूसो के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक रूसो के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मानक समय का यामयोत्तर नहीं गुजरता है, ठीक है। भारत के मानक समय का यामयोत्तर जो है नहीं गुजरता है, तो किस राज्य से होकर के नहीं गुजरता है? तो महाराष्ट्र से होकर के नहीं गुजरता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। भारत के मानक समय का यामोत्तर जो है यह महाराष्ट्र से होकर के नहीं गुजरता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। और इसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि भारत के पूर्वी क्षेत्र तथा पश्चिमी क्षेत्र में सूर्योदय तथा सूर्यास्त का जो बीच का समय होता है ना, वो 2 घंटे का अंदर का होता है, ठीक है। भारत के पूर्वी क्षेत्र तथा पश्चिमी क्षेत्र में सूर्य तथा सूर्यास्त के बीच 2 घंटे का अंतर होता है। इसको याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा पॉइंट है, 2 घंटे का अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? तो किस स्थान पर सबसे कम होती है? तो लेह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ठीक है। लेह में सबसे कम वर्षा होती है और लेह लद्दाख में ही वृष्टीय छाया क्षेत्र पड़ता है। इसको भी याद रखिएगा, लेह लद्दाख में ही वृष्टि छाया क्षेत्र पड़ता है, वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है, सॉरी, लेह लद्दाख जो है वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन वैशाली नगर को वर्तमान में किस नाम से पुकारते हैं? तो वैशाली नगर जो पहले बोला जाता था, अभी के समय में उसको किस जगह के नाम से जानते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाजीपुर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। प्राचीन वैशाली नगर को वर्तमान में हाजीपुर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पटना स्थित सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की? तो पटना स्थित सदाकत आश्रम की स्थापना जो है मजहरुल हक ने की है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। पटना स्थित सदाकत आश्रम की स्थापना मजहरुल हक द्वारा किया गया है। और मजहरुल हक जो है खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन में काफी सक्रिय रहे थे उस वक्त, ठीक है। मजहरुल हक खिलाफत जो है, मजहरुल हक जो है खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन में काफी सक्रिय रहे थे। और गांधी जी इन्हें देशभूषण के नाम से कहते थे, ठीक है। गांधी जी इन्हें देशभूषण कहते थे, ये भी कह सकते हैं। गांधी जी जो है मजहरुल हक को देशभूषण कहते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन, बिहार में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो बिहार में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है ताप विद्युत है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। बिहार में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है ताप विद्युत है। और बिहार में, बल्कि बिहार में ही नहीं, संपूर्ण भारत में, यानी कि पूरे भारत में जो है ऊर्जा का स्रोत ताप विद्युत ही है, ठीक है। पूरे भारत में ऊर्जा का स्रोत जो है ताप विद्युत ही है। और देश के कुल ऊर्जा उत्पादन में ताप विद्युत का जो हिस्सा है वो लगभग 67% है, ठीक है। देश के कुल ऊर्जा उत्पादन में ताप विद्युत का हिस्सा लगभग 67% है। और बिहार राज्य जो है विद्युत बोर्ड की स्थापना अगर पूछ दे कब की गई थी, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना अगर पूछ दे कब की गई थी, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा आप लोग बच्चे कि 1 अप्रैल 1958 को की गई थी, ठीक है। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना 1 अप्रैल 1958 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 55 नंबर क्वेश्चन का रहा है हम लोग का। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन का रहा है 27 जनवरी 2023 को किसकी अध्यक्षता में गृह मंत्रालय ने सोशल मीडिया एवं अन्य इंटरनेट आधारित प्लेटफॉर्म के खिलाफ जो है उपयोगकर्ता के शिकायतों के समाधान के लिए पहली शिकायत अपीलियत समितियों का गठन किया है? तो किनके कहने पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का राजेश कुमार। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा राजेश कुमार। 27 जनवरी 2023 को राजेश कुमार की अध्यक्षता में गृह मंत्रालय ने सोशल मीडिया एवं अन्य इंटरनेट आधारित प्लेटफॉर्म के खिलाफ उपयोगकर्ताओं की शिकायतों के समाधान के लिए पहली बार शिकायत अपीलियत समितियों का गठन किया गया। ऑप्शन नंबर ए हो गया राइट आंसर, राजेश कुमार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन का रहा है मुद्रा, ठीक है, मुद्रा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें, ठीक है, सॉरी मुद्रा नहीं मृदा होगा, ठीक है, मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का जिसमें मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। मिट्टी को अप्रवर्धन होने से बचाने के लिए मृदा संरक्षण की आवश्यकता होती है, इसको याद रखिएगा। मिट्टी को अप्रवर्तन
सॉरी अप्रवर्तन नहीं, मिट्टी को अपर्दन होने से बचाने के लिए मृदा संरक्षण का आवश्यकता होती है। और मृदा के अध्ययन को पोडोलॉजी यानी कि पेडोलॉजी कहा जाता है। मृदा के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है, याद रखिएगा, मृदा के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 27 नंबर क्वेश्चन का रहा है टेरा रोसा। ठीक है, टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें चूना पत्थर होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास जो है उस भूभाग में होता है जिसमें चूना पत्थर होता है, और चूना पत्थर से ही मार्बल का जो है निर्माण होता है, इसको भी याद रखिएगा, चूना पत्थर से मार्बल का निर्माण किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 28 नंबर क्वेश्चन का रहा है 28 नंबर क्वेश्चन का रहा है अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य दिया गया है अवसादी शैलों के लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह शैलों स्तरों में निक्षेपित है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अवसादी शैलों के लिए जो है ये शैलों स्तरों में निक्षेपित है, यह कथन सत्य दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और पृथ्वी की सतह में जो है कठोर भाग को चट्टान कहते हैं। पृथ्वी के सतह में कठोर जो भी भाग रहता है उसको हम लोग चट्टान कहते हैं। और उत्पत्ति के आधार पर चट्टान जो है 3 प्रकार के होते हैं, इन तीनों के नाम नोट कर लीजिए, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और क्यांतरित चट्टान। ठीक है, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और क्यांतरित चट्टान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन का रहा है फास्ट फूड प्रायः वसा और डैश से भरपूर होते हैं। तो किससे, तो फास्ट फूड जो है प्रायः वसा और आपूर्ति कैलोरी से भरपूर होते हैं, अपूरित कैलोरी। ठीक है, वही एक ही बात है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। जो फास्ट फूड होता है हम लोग का बाहर, चाट, चाउमीन, बर्गर, ये सब जो भी चीजें हैं ये सब फास्ट फूड में आते हैं, ये जो है प्रायः वसा और अपूरित कैलोरी से भरपूर मात्रा इसमें होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन का रहा है भारत की मुख्य भूमि का तट रेखा है। भारत की मुख्य भूमि का तट रेखा कितना है, तो सही आंसर हो जाएगा 6100 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। भारत की मुख्य भूमि का तट रेखा कितना है, 6100 किलोमीटर लंबी है। और द्वीप समूहों के सहित अगर पूछते हैं, देखिए यहाँ पर सिर्फ क्या कह रहा था कि भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा, मुख्य भूमि की कह रहा था। ठीक है, मुख्य भूमि की अगर सिर्फ कहे तो 6100 किलोमीटर यानी कि 6100 किलोमीटर लंबी है। और यही अगर द्वीप समूहों के सहित अगर पूछते हैं कि भारत की मुख्य भूमि द्वीप समूहों के साथ जो है टोटल तटरेखा कितना है, तो इसको बताइएगा 516.6 किलोमीटर। ठीक है, 7516.6 किलोमीटर बतलाइएगा कब, जब यह द्वीप समूहों के सहित कुल लंबाई पूछता है तो। और सिर्फ अगर मुख्य भूमि का तटरेखा पूछे, सिर्फ अगर भूमि का तटरेखा पूछे तो 6100, और यही अगर द्वीपों के समूहों के सहित अगर पूछ दे तो 7516.6 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 31 नंबर क्वेश्चन का रहा है नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, नकदी फसल में जो है सम्मिलित नहीं है, तो आपको सभी को पता होना चाहिए गेहूं जो है नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। गेहूं जो है रबी फसल का उदाहरण है, इसको याद रखिएगा, गेहूं जो है यह रबी फसल का उदाहरण है। और क्या कहा था, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, तो नकदी फसल में जो है गन्ना, कपास और जूट ये तीनों सम्मिलित है, मगर गेहूं नहीं है, क्योंकि गेहूं जो है यह रबी फसल का एक उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 32 नंबर क्वेश्चन का रहा है फिनलैंड की संसद कहलाती है। तो फिनलैंड की जो संसद है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको संसद ही कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। फिनलैंड की संसद को संसद ही कहा जाता है। और इसके अलावा आप लोग याद रखिएगा कि भारत, सिंगापुर और श्रीलंका का जो संसद का नाम है वो संसद ही है। भारत, सिंगापुर और श्रीलंका का संसद का नाम क्या है, तो संसद ही है। और देखिए यहाँ पर जो कांग्रेस और यहाँ पर दिया गया है ना, तो कांग्रेस को आप लोग याद रखिएगा कि ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संसद का नाम है कांग्रेस। और पाकिस्तान, फ्रांस का जो नाम है वो नेशनल असेंबली है। पाकिस्तान और फ्रांस के संसद का नाम क्या है, नेशनल असेंबली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 33 नंबर क्वेश्चन का रहा है भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्रण कहाँ लगा था। ठीक है, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्रण जो है कहाँ लगा था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंदरी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। भारत का प्रथम नाइट्रोजन युक्त खाद कारखाना जो है 1951 में सिंदरी में स्थापित किया गया था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा सिंदरी। और भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा नाइट्रोजन युक्त उर्वरक उत्पादक देश है। ठीक है, भारत जो है यह चीन के बाद दूसरे नंबर पर है हम लोग का, कि भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा नाइट्रोजन युक्त उर्वरक उत्पादक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 34 नंबर क्वेश्चन का रहा है
कि साफ रातें बादलों वाली रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। साफ रात जो होती है वह बादलों वाली रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण हो जाएगा विकिरण के कारण होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा विकिरण के कारण। ठीक है, साफ रातें बादलों वाली रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी विकिरण के कारण होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर विकिरण। और सूर्यातप जो है साफ रात में वायुमंडल के द्वारा परावर्तित कर दिया जाता है। सूर्यातप साफ रात में वायुमंडल के द्वारा परिवर्तित कर दिया जाता है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किस युग्म का मिलान सही है? देखिए इसका जो पूछ रहा है कि मिलान किसका सही दिया गया है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखीय क्षेत्र गरज के साथ वर्षा मध्याह्व में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो है सही मिलान है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। ठीक है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था, तो संवैधानिक सभा के द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। संवैधानिक सभा के द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और अगर इसको देखिए, अगर इसका अगर डेट आप लोग का पूछ दे तो उसको क्या बतलाइएगा? भारतीय संविधान को अपनाया गया था तो संवैधानिक सभा के द्वारा अपनाया गया था। अगर डेट पूछ दे तो क्या करिएगा? तो इसको डेट भी नोट कर लीजिए, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने इसे अपनाया था। ठीक है, कब? नोट कर लीजिए 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने इसे अपनाया था। और भारत में संविधान सभा का जो गठन है वो कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर किया गया था। ठीक है, भारत में संविधान सभा का जो गठन है यह कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर किया गया था। और संविधान सभा की पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में की गई थी। ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक अगर पूछ दे तो 9 दिसंबर 1946। ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के अध्यक्षता में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार का वर्णन है। ठीक है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है, तो किस संविधान के अनुच्छेद में यह वर्णन है? सभी को पता होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चे। ये क्वेश्चन एक बार नहीं पूछा है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है बच्चे। ठीक है, आप लोग इसको जरूर नोट करिएगा। ठीक है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकार जो है संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है। किसमें? तो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है मौलिक अधिकार। और वर्तमान में जो भारतीय संविधान में वर्णित 6 मौलिक अधिकार है, इसको भी याद रखिएगा। अभी के समय में 6 टोटल वर्णित मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय की समालोचना कर सकता है। ठीक है, अपने निर्णय की समालोचना कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत के प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि। ठीक है, तो भारत के प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने का बदलने का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। भारत के प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। और प्रजातंत्र जनतंत्र वह शासन प्रणाली है जो जनता के द्वारा जनता के लिए और जनता के शासित तंत्र से यहाँ जनता सरकार को चुनती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है यह किस युग में पड़ती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्द्र ऐतिहासिक काल में पड़ती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 जुलाई 2023 को किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला रॉकेट लॉन्च किया है? ठीक है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अभी ये करंट का क्वेश्चन है तो पूछा जा सकता है बच्चे, याद रखिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चीन ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला रॉकेट को जो है लॉन्च किया है। कब किया है? तो 12 जुलाई 2023 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? तो इसका सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा गुप्त वंश। ऑप्शन नंबर ए
राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ब्राह्मणों को जो है भूमि दान देने की प्रथा सर्वप्रथम सातवाहन काल में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ था? तो सातवाहन काल में प्रारंभ किया गया था, जबकि सर्वाधिक भूमि दान और ब्राह्मण के मंदिरों को जो गुप्त काल में दिया गया था। सबसे ज्यादा कब दिया गया था? तो गुप्त काल में। और इसका जो सर्वप्रथम यानी कि पहली बार कब दिया गया था? तो सातवाहन काल में दिया गया था। और गुप्त काल में विकेंद्रीकरण का प्रक्रिया प्रारंभ हुआ था, यह भी याद रखेगा। गुप्त काल में विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित है? ठीक है, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग का कि अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित है। और अलाउद्दीन खिलजी जो है निरंकुश राजतंत्र में विश्वास करता था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी जो है निरंकुश राजतंत्र में विश्वास रखता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन देखिए। साथियों अगर आप लोग अभी तक वीडियो में बने हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों मित्रों के साथ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप लोगों को ऐसे ही वीडियो डेली प्रोवाइड कराया जाएगा। आप लोग प्लीज वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। थोड़ा सा हमें भी बच्चे सपोर्ट करिए, आप लोग, आप ही लोगों के बदौलत हम भी हैं, तो थोड़ा सा हमें भी आप लोग सपोर्ट करिए बच्चों। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, क्या कर रहा है 44 नंबर क्वेश्चन। सल्तनत काल के सिक्के टंका, ठीक है, सल्तनत काल के सिक्के टंका ससगनी एवं जीतल किन किन धातुओं से बने थे? तो किन किन धातुओं से बने थे? तो चांदी, चांदी, तांबा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सल्तनत काल के सिक्के टंका ससगनी एवं जीतल जो है क्रमश चांदी, चांदी एवं तांबा से बने थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का जो मुख्य कारण था वह था कि तुगलामा पद्धति था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में, ठीक है, कब? तो 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने तुगलामा युद्ध नीति के द्वारा इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। ठीक है, और बाबर ने भारत में अपना पहला आक्रमण भेरा एवं बाजारों, ठीक है, भेरा एवं बाजौर के यूसुफ जाई जनजाति के विरुद्ध में किया था। और कब किया था? तो 1519 में किया था, 1590 में। ठीक है, नोट करिए, फिर से बोल दे रहे हैं आप लोगों के लिए कि बाबर ने भारत में अपना पहला आक्रमण भेरा एवं बाजौर के यूसुफ जाई जनजाति के विरुद्ध किया था। कब किया था? तो 1519 ईस्वी में किया था। और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो है पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। कब लड़ा गया था पानीपत का प्रथम युद्ध? तो 21 अप्रैल, नोट कर लीजिए, 21 अप्रैल 1526 को। ठीक है, 21 अप्रैल 1526 को जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 21 अप्रैल 1556 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, लोकसभा एवं राज्यों को विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू होने के उपरांत लोकसभा में कुल कितने सीट पर महिलाओं के लिए आरक्षित होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 181 होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। लोकसभा एवं राज्यों की विधान सीमाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू होने के उपरांत लोकसभा में कुल 181 सीट पर महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। और वर्तमान में लोकसभा में 82 टोटल महिला सदस्य हैं, यह भी याद रखिएगा। वर्तमान में अभी लोकसभा में टोटल 82 अभी वर्तमान में महिला जो है सांसद में हैं। वर्तमान में लोकसभा में 82 महिला सांसद अभी टोटल हैं। और लोकसभा में 543 सीटों में से 33% यानी कि 181 महिला के लिए सीट आरक्षित रहेंगी, हमेशा ऐसे रहेगा। ठीक है, और महिला आरक्षण विधेयक को 128वां संशोधन 2023 के द्वारा पारित किया गया है। ठीक है, नोट करिए, बहुत ही अच्छा ये पॉइंट है। महिला आरक्षण विधेयक को 128वां संशोधन कब? तो कब नहीं, ठीक है, महिला आरक्षण विधेयक को 128वां संशोधन 2023 के द्वारा पारित किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 47 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है? 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 10 सितंबर, ठीक है, 10 सितंबर 2023 को खेले गए फाइनल यूएस ओपन 2023 टेनिस प्रतियोगिता में महिला एकल का खिताब किसने जीतकर 25 करोड़ इनामी राशि की प्राप्त की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का कोको गॉफ। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। यूएस ओपन 2023
टेनिस प्रतियोगिता में महिला एकल का खिताब जो है अमेरिका की कोको गॉफ 19 वर्ष जो कि हैं, कोको गॉफ का एज क्या है तो 19 वर्ष है, इनके द्वारा जीता गया है 25 करोड़ इनामी राशि। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और कोको गॉफ कहाँ की है तो इनको भी याद रखिएगा, अमेरिका की है। और यूएस ओपन में अमेरिका के कोको गॉफ ने बेलारूस की आरेना, ठीक है, बेलारूस की आर्याना सबालेका को हराया है, ठीक है। यूएस ओपन में अमेरिका के कोको गॉफ ने बेलारूस की आरेना सबालेका को हराया है और इनको हरा करके 25 करोड़ रुपए इन्होंने जीते हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच आयोजित नहीं किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा युद्धाभ्यास जो है भारत और अमेरिका के बीच में आयोजित नहीं किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग का इंद्रधनुष युद्धाभ्यास। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इंद्रधनुष युद्धाभ्यास जो है भारत और इंग्लैंड के साथ आयोजित नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग और केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने आयुर्वेद में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्मार्ट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा स्मार्ट। और स्मार्ट का जो पूर्ण रूप है, यानी कि स्मार्ट का अगर आप लोग फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल है, ठीक है। स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 50 नंबर क्वेश्चन का रहा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस महाद्वीप को पोलियो वायरस मुक्त घोषित किया है, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस महाद्वीप को पोलियो वायरस मुक्त घोषित किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अफ्रीका महाद्वीप को पोलियो वायरस मुक्त घोषित किया है। और नाइजीरिया अफ्रीका महादेश पोलियो मुक्त देश है, इसको भी याद रखिएगा। अफ्रीका के साथ नाइजीरिया जो है नाइजीरिया भी पोलियो मुक्त देश है। और अंतर्राष्ट्रीय पोलियो दिवस कब मनाया जाता है, अगर ये पूछ दे तो इसको नोट कर लीजिएगा, 14 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय पोलियो दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 51 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, केसर के पौधे का कौन सा भाग केसर यानी कि सेफ्रॉन प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो केसर के पौधे का कौन सा भाग जो है केसर प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा ड्राई स्टिग्मा हो जाएगा, शुष्क वर्तिकाग्र। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। केसर के पौधे में वर्तिकाग्र यानी कि ड्राई सिग्मा के केसर प्राप्त होता है, जो सबसे महंगा मसाला है, ठीक है। यह सबसे महंगा मसाला है आप लोगों का। और केसर का जो है देश भर में सबसे ज्यादा उत्पादन जो है जम्मू कश्मीर में होता है, ठीक है। केसर का पूरे देश भर में सबसे ज्यादा उत्पादन अगर कहां पर होता है तो जम्मू कश्मीर में होता है। और जम्मू कश्मीर जो है यह एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसको भी याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 52 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मनुष्यों में पेशीय क्रिया के बाद थकान निम्नलिखित में से किस एक रसायन से निकलने से होती है, तो किसके निकलने से होती है, कौन से रसायन के निकलने से होती है, तो इसका सही आंसर आप लोग का हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। मनुष्यों में पेशीय, ठीक है, पेशीय क्रिया के बाद थकान महसूस होती है जिसका कारण लैक्टिक अम्ल है, ठीक है। मनुष्य में पेशीय क्रिया के बाद थकान महसूस होती है जिसका कारण क्या है, तो लैक्टिक अम्ल है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। और पेशिक उत्तक कोशिकाओं से बनते हैं, इसको याद रखिएगा, पेशी जो है यह उत्तक कोशिकाओं से बनते हैं। और पेशियां 3 प्रकार की होती हैं, इसको भी याद रखिएगा। पेशियां जो है ये टोटल 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी प्रकार है नोट कर लीजिए, अरेखित, रेखित एवं हृदय पेशी। कौन कौन सी, अरेखित, रेखित एवं हृदय पेशी। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक पिंड का भार उस स्थान पर 9.8 N है जहां, देखिए इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए तो नॉर्मली हम इसको बता देते हैं आप लोगों को, एक पिंड का भार उस स्थान पर 9.8 N है जहां G = 9.8 ms-2 है, उसका द्रव्यमान कितना है, तो उसका द्रव्यमान जो है 1 किलोग्राम हो जाएगा, 1 kg हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग एक पॉइंट याद रखिएगा, देखिए भार का जो फॉर्मूला, भार इक्वल टू जो होता है, भार यानी कि W = mg होता है। और इसी पर आप लोग अगर इसको सॉल्व करिएगा ना तो ये सॉल्व हो जाएगा। देखिए 9.8 N, ठीक है, इक्वल टू m × 9.8 कर दीजिएगा तो आप लोग का सॉल्व करके आ जाएगा m = 1 kg हो जाएगा, ठीक है।
यही इसका सॉल्यूशन होगा। अगर आप लोग को नहीं आएगा तो हम आप लोग को 1000 बार पहले भी बोले हैं, बहुत बार बोले हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि सर नहीं समझ में आ रहा है जो भी चीज़, तो आप लोग कमेंट में बतलाइए या फिर टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए, वहां पर आप लोग बताइए, आप लोगों को सॉल्व करके अच्छे तरीके से कॉपी पर अच्छे से आप लोगों को बतला देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 54 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 54 ही ना, हाँ चलिए 53 तो हो गया। 54 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक पुस्तक किसी मेज के तल पर रखी गई है, ठीक है, एक पुस्तक किसी मेज के तल पर रखी गई है, यदि पुस्तक एक पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को ही क्रिया बल मान लिया जाए तो प्रतिक्रिया बल आयासित होगा। तो प्रतिक्रिया बल जो है यह आयासित होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुस्तक द्वारा पृथ्वी पर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। प्रतिक्रिया बल जो है पुस्तक द्वारा पृथ्वी पर लगेगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। और न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ठीक है, न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 55 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जब तेल पानी पर तैरता है तो पानी का पृष्ठ तनाव क्या होगा। तो जब तेल पानी पर तैरता है तो पानी का पृष्ठ तनाव जो है कम हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, पानी का पृष्ठ तनाव जो है कम हो जाता है जब तेल पानी पर तैरता है। और वर्षा की जो बूंदें होती है वह भी पृष्ठ तनाव के ही कारण होते जो है गोलाकार शेप हो जाती है। वर्षा की जो बूंदें होती है वो गोलाकार शेप में गिरती है ना नीचे, वो पृष्ठ तनाव के ही कारण होता है, ठीक है। और पृष्ठ तनाव का जो मात्रक है वह न्यूटन पर मीटर होता है, ठीक है, पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन पर मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 56 नंबर, किसी वस्तु को 15 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सम्मुख 5 सेमी दूर रखा गया तो प्रतिबिंब का क्या स्वरूप होगा। तो प्रतिबिंब का जो है क्या स्वरूप होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आभासी अवधारित, ठीक है, आभासी अवधृत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण को सम्मुख 5 सेंटीमीटर दूरी रखा गया तो प्रतिबिंब का जो स्वरूप हो जाएगा आभासी और अवधृत होगा, ठीक है, आभासी और अवधृत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 56 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सॉरी 57 नंबर क्वेश्चन, 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मैग्नीशियम का संगठन है, मैग्नीशियम का संगठन है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 96% AI और 4% Mg हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा क्वेश्चन है, हाँ 58 है। 58 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है। तो कौन सा जो है एक मिश्रण नहीं है, तो देखिए पारा जो है यह एक मिश्रण नहीं है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। पारा जो है यह एक द्रव्य धातु है, मिश्रण नहीं है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और जल एक यौगिक है, इसको याद रखिएगा, जल जो है यह यौगिक है और दूध जो है यह एक मिश्रण होता है। जल यौगिक होता है, दूध मिश्रण होता है। और पारा धातु की परमाणु संख्या कितनी होती है, यह जो पारा है, पारा धातु की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो 80 होती है। पारा धातु की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो 80 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 55 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सॉरी 59 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, नीचे दिए गए चित्रों पर ध्यान दीजिए, ठीक है, ये चित्र दिया गया है और इस पर कह रहा है कि इस चित्र समसूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस की किस अवस्था को दर्शाते हैं। तो इसका सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा, किस अवस्था को दर्शाता है, तो एनाफेज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चित्र समसूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस की एनाफेजा अवस्था को दर्शाते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, एनाफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, वह पक्षी जिसके कुछ लक्षण सरीसृपों के समान थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो कौन सा पक्षी था, तो वो पक्षी जो था ऑर्कियोप्टेरिक्स था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑर्कियोप्टेरिक्स एक पक्षी है परंतु उसके कुछ लक्षण जो है सरीसृप के समान थे। और ऑर्कियोप्टेरिक्स जो है ऑर्कियोप्टेरिक्स नाम का जो पक्षी है, ये पक्षी जो है विलुप्त हो गया है, इसलिए इसका नाम भी लेने में प्रॉब्लम होता है, ठीक है। ऑर्कियोप्टेरिक्स जो पक्षी है, यह पक्षी जो है अभी के समय में खत्म हो चुका है, नहीं देखने को मिलता है। और शुतुरमुर्ग और कीवी और कबूतर जो है यह पक्षी अवेश में आते हैं, ठीक है, शुतुरमुर्ग, कीवी और कबूतर जो है यह पक्षी वर्ग में यानी कि यह पक्षी वर्ग यानी कि अवेश में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, देखिए अल्फा बीटा गामा की वेधन क्षमता का अवरोहित क्रम है, तो इसका अवरोहित क्रम क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
गामा बीटा अल्फा हो जाएगा, सिर्फ एकदम विपरीत इसका जो है अवरोही क्रम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 62 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन जो है गलत दिया गया है इनमें से। तो सही आंसर हो जाएगा संवेग द्रव्यमान इंटू त्वरण, ये जो है गलत दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी और सॉरी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। तो संवेग का सही क्या होगा, तो संवेग का जो है सही होता है, संवेग इक्वल टू होता है यानी कि P इक्वल टू mv हो जाता है, यानी कि मास इंटू वेलोसिटी हो जाती है। ठीक है, संवेग इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 63 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से क्या केंद्रक में मौजूद नहीं होता है। तो निम्नलिखित में से क्या केंद्रक में मौजूद नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिक्तिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। रिक्तिका जो है केंद्रक में मौजूद नहीं होता है। और केंद्रक की खोज किसने की थी, अगर ये पूछ दे तो केंद्रक की जो खोज है यह रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। केंद्रक की खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। केंद्रक खोज की किसकी खोज जो है यह किसने किया था, केंद्रक खोज की सॉरी केंद्रक की खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 64 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पारिस्थितिकी, ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र जो है के दो घटक हैं, पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक हैं, तो कौन कौन से हैं, तो जैविक और अजैविक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। पारिस्थितिक तंत्र के यानी कि इकोसिस्टम के दो घटक जो है जैविक एवं अजैविक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पुष्प के खुलने एवं बंद होने की गति कहलाती है, पुष्प के खुलने एवं बंद होने की गति कहलाती है, तो क्या कहलाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुकुंचन कहलाती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। पौधे के फूलों पत्तियों में जो है 5 प्रकार के अनुकुंचन पाए जाते हैं, इसको याद रखिएगा। पौधे के फूलों एवं पत्तियों में 5 प्रकार के अनुकुंचन पाए जाते हैं। ये अनुकुंचन कितने प्रकार के पाए जाते हैं, तो 5 प्रकार के पाए जाते हैं और उनके नाम आप लोग नोट कर लीजिए। तो नाम हो जाएगा आप लोगों का, बोल रहे हैं आप लोग नोट करिए, सिस्मोनास्टिक, ठीक है, पहला हो जाएगा सिस्मोनास्टिक, दूसरा फोटोनास्टिक, तीसरा थर्मोनास्टिक, चौथा निप्टीनास्टिक, पांचवा थिग्मोनास्टिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा फिर से आप लोगों के लिए नाम नोट कर लीजिए, फिर से बोल दे रहे हैं, ठीक है, कि पौधों के फूलों पत्तियों में 5 प्रकार के अनुकुंचन पाए जाते हैं और उसका नाम नोट कर लीजिए, तो सिस्मोनास्टिक, फोटोनास्टिक, थर्मोनास्टिक, निप्टीनास्टिक और थिग्मोनास्टिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 66 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं, क्योंकि तो क्यों हो सकते हैं, तो उनमें जो है केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है, पुरुषों में जो है केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है, इसीलिए स्त्रियों की तुलना में जो है अधिक रूप से अधिक जो है स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णांधता जो है पीड़ित हो सकते हैं, क्योंकि पुरुषों में केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 67 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एल्फिन्स, ठीक है, एल्फिन्स के सामान्य सूत्र को पहचानिए। तो एल्फिन्स के सामान्य सूत्र को पहचानना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा CnH2n, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। एलिफिन का सामान्य सूत्र CnH2n है और एल्किन्स, ठीक है, एल्किन्स के लिए न्यूनतम कार्बन की संख्या 2 होना चाहिए, ठीक है, एल्किन्स के लिए न्यूनतम कार्बन की संख्या कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। और एल्किन्स का प्रथम यौगिक अब क्या हो जाएगा, तो एल्किन्स का प्रथम यौगिक अगर पूछ दे तो आप लोग बताइएगा C2H4 हो जाएगा, ठीक है, एल्किन्स का प्रथम यौगिक क्या हो जाएगा C2H4 यानी कि एथीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका तो हो गया ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है 68 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारी पानी वह पानी होता है, ठीक है, भारी पानी वह पानी होता है, तो इसका देखिए सही आंसर हो जाएगा भारी पानी जो है वह पानी होता है जो कि जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप से ले लेता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का जो स्थान है उसका आइसोटोप ले लेता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, वो भी नोट कर लीजिए आप लोग। प्रोटियम, ठीक है, नोट करिए, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, पहला हो जाएगा प्रोटियम, दूसरा ड्यूट्रियम, तीसरा ट्राइटियम। और भारी जल का जो निर्माण है जो सर्वप्रथम यूरे ने किया था, किसने किया था, तो भारी जल का निर्माण जो है पहली बार किसने किया था, तो यूरे ने किया था। और भारी जल का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो भारी जल का परमाणु द्रव्यमान 20 होता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। देखिए ये बहुत कम पूछता है, मगर कभी कभी ये जैसे जनरल क्वेश्चन है, आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 206 होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 206 होती है। और जन्म के समय पर मानव कंकाल में कितनी हड्डियां होती है, तो उस वक्त औसतन हड्डियों की संख्या 300 होती है, ठीक है। जन्म के समय पर 300 होती है। और बालक जो होते हैं बाल्यावस्था में, यानी कि बालक की अवस्था में जो है मानव कंकाल के हड्डियों की संख्या जो है 208 होती है। इसको ये भी याद रखिएगा, बालक में यानी कि छोटे बच्चों में जो है 208 होती है हड्डियों की संख्या। और जब 20 वर्ष की आयु हो जाती है तो 206 हो जाती है। और जन्म के समय पर कितनी होती है, तो 300 हड्डियां टोटल होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, इसके साथ साथ आप लोग एक और पॉइंट याद रखिएगा कि मनुष्य की खोपड़ी में जो है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल जो है 29 अस्थियां होती हैं, ठीक है। मनुष्य की खोपड़ी में कुल 29, कुल कितनी, तो कुल 29 जो है अस्थियां होती हैं। और मनुष्य की सबसे बड़ी हड्डी अगर पूछते हैं, सबसे बड़ी मनुष्य की हड्डी कौन सी होती है, तो जांघों में होती है, जिसे हम लोग फीमर नाम से बुलाते हैं, ठीक है। मनुष्य की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो जांघों में होती है, और उसका नाम क्या है, तो फीमर कहा जाता है उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 70 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग के लिए सूत्र है। तो इसके लिए सूत्र जो है वो हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, L = NH/2 पाई। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि उस अम्ल की पहचान कीजिए जो जिंक को जिंक सल्फेट में परिवर्तित करता है, ठीक है। उस अम्ल की पहचान कीजिए जो जिंक को जिंक सल्फेट में परिवर्तित करता है। तो इसका सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल जो है जिंक को जिंक सल्फेट में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और सल्फ्यूरिक अम्ल को गंधकालम भी कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल को गंधकामल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि किसी एन अंक, ठीक है, यदि किसी एन अंक के लेंस की पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस दूरी होगी। तो इसकी जो फोकस दूरी हो जाएगी आप लोगों की 50 सेंटीमीटर होगी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस दूरी जो है 50 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर क्वेश्चन करा है, प्लास्टिक ड्रम जिसमें जो है डैश रंजक क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। तो हो जाएगा आप लोगों का कि प्लास्टिक ड्रस, ठीक है, प्लास्टिक ड्रस जिसमें हरे रंजक, ठीक है, जिसमें हरे रंजक क्लोरोफिल होता है उसको क्लोरोलास्ट कहलाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हरा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। प्लास्टिक ड्रम्स, ठीक है, प्लास्टिक ड्रस जिसमें हरे रंजक क्लोरोफिल होता है क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित रासायनिक क्रिया पर विचार कीजिए। ये देखिए रासायनिक अभिक्रिया दिया गया है, रासायनिक क्रिया दिया गया है, इस पर विचार करके बताना है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का विरंजक चूर्ण, ठीक है। यह रासायनिक क्रिया का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो विरंजक चूर्ण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर क्वेश्चन का रहा है, एस्ट्रोजन, ठीक है, एस्ट्रोजन स्रावित होता है। तो एस्ट्रोजन जो है यह स्रावित होता है। तो इसका सही आंसर चलिए बताइए आप लोग भी, क्या आंसर हो जाएगा। तो एस्ट्रोजन स्रावित होता है, अंडाशय द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। एस्ट्रोजन जो है अंडाशय के द्वारा स्रावित होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तो साथियों यही था हम लोग का आज का टेस्ट सीरीज नंबर 15। ऐसे ही हम लोग डेली एक टेस्ट सीरीज करते रहेंगे और जल्दी से बहुत सारे बुक्स का तैयारी आप लोगों को करा देंगे, ताकि आप लोगों की तैयारी जो है 0 लेवल से एक अच्छे स्तर तक जा सके। साथियों अगर आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल लगता है, अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों मित्रों के पास शेयर करिए, थोड़ा सा हमें भी सपोर्ट करिए, मेरे छोटे भाइयों, मेरी छोटी बहनों, थोड़ा सा हमें भी प्लीज सपोर्ट करिए, ताकि हम आप लोगों के लिए और भी अच्छे वीडियो प्रोवाइड करा पाए और भी अच्छे क्लासेस ले पाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।